हेलो मानवा बडी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्ज़र ऑफ द सन की और ये है इस मानवा का पार्ट 13। तो चलिए जानते हैं बायन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि करण से बायन को पता चलता है कि एम्परर का जो मैडनेस है वो दरअसल भगवान का दिया गया पनिशमेंट है और उससे छुटकारा पाने को एम्परर को अपना मास्टर ढूंढना होगा। मास्टर्स के पास दूसरों को हील करने की शक्ति होती है और उन्हें भगवान ने सीओ का नाम दिया। ये जान बायन काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो एक असली सीईओ नहीं बल्कि एक डार्क सीईओ है, एक म्यूटेंट है और इसी वजह से उसको लगता है कि एम्परर का मास्टर कोई और सीईओ होगा और अगर एम्परर और उनके मास्टर मिल गए तो शायद एम्परर को बायन की ज़रूरत ना हो। हानबिया और ईतेम बायन के महल में आई हुई है। बायन ने फिर से अपना नकाब पहन लिया है और वो उन दोनों से पूछती है कि बिना पहले नोटिस दिए वो दोनों वहाँ क्यों आई है। हानबिया कहती है हम माफ़ी चाहती है, हमने बस सोचा कि अगर बात बाहर चली गई तो दिक्कत हो सकती है। बायन पूछती है कौन सी बात, तो ईतेम कहती है कि वो लोग वहाँ बायन की मदद करने को आई है ताकि वो उसके साथ हुए हादसे के मुजरिम को पकड़ सके। बायन कहती है मदद, ठीक है बताओ। हानबिया कहती है उस हादसे का कल्प्रिट कॉन्कुबाइन सामाह्योन है। बायन तुरंत पूछती है तुम्हारे पास सबूत है, तो हानबिया थोड़ा घबरा जाती है और कहती है उस दावत के बाद मैं सामाह्योन से मिली थी। उसने मुझसे कहा क्या तुम उस ग्रीडी पक्षी की कहानी जानती हो जो सूरज को सिर्फ अपना बनाना चाहता था। हानबिया कहती है सब लोग जानते हैं वो कहानी, उस पक्षी के पंख जल गए थे और इसीलिए उसके पंख काले हो गए, इसी तरह कौवे का रंग आया। सामायोन मुस्कुराकर कहती है ये तो वही है जो सब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे वो कहानी थोड़ी अलग पता है। हानबिया पूछती है कैसे अलग, तो सामायोन कहती है वो पक्षी हमेशा से ही काला था। हानबिया थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है तो मतलब कहानी का पक्षी कौवा नहीं था। फिर सामाह्योन कहती है वो पक्षी कोई भी ऐसा नहीं था जिसे हम जानते हैं, उसने सूरज के बहुत करीब जाने की कोशिश की और उसी के पनिशमेंट में जलकर मर गया, उसका कोई निशान भी नहीं बचा, इसलिए वो पक्षी नहीं था, बस एक उड़ने वाला क्रिएचर था जो अब सिर्फ पुरानी कहानियों में ही रह गया है। सामाह्योन के उस कहानी के तुरंत बाद बायान पर रूबिन पाउडर से हमला हुआ था। सब जानते हैं कि रूबिन पाउडर शरीर को जला देता है। उसकी कहानी और बायान के साथ वैसा होना सब बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बायान कहती है बस इतना ही सबूत है तुम्हारे पास और कुछ नहीं। हनबिया कहती है मैं सच कह रही हूँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या। बायान कहती है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ पुरानी कहानी बता रही हो, मुझे और सबूत चाहिए। हानबिया घबरा कर कहती है और क्या सबूत हो सकता है। बायन एक फ़ाइल निकाल कर कहती है कुछ इस तरह का। हानबिया और इतेम दोनों उस फाइल को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो फाइल रूबिन पाउडर बेचने वाले सेलर का अकाउंट बुक है और रूबिन पाउडर खरीदने वाली कॉन्कुबाइंस और कोई नहीं बल्कि हानबिया और इतेम ही थी। बायान हानबिया और इतेम से कहती है मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन कुछ टुकड़ों की बात को सबूत नहीं कहा जा सकता। वो उस अकाउंट बुक को खोलती है और कहती है किसी को दोषी साबित करने के लिए सबूत इतना मजबूत होना चाहिए। इस किताब में जो लिखा है उसके हिसाब से तो तुम दोनों भी शक के दायरे में आती हो। हानबिया घबराकर सोचती है ये किताब बायन के पास कैसे है, सामाह्योन ने तो कहा था कि ये उसके पास है। बायन फिर कॉन्कुबाइन इतेम से कहती है कि कुछ दिन पहले उसे एक लेटर मिला था जिसके बारे में वो उससे पूछना चाहती है। ईतेम पूछती है कैसा लेटर, तो बायन कहती है जैसा कि तुम दोनों को पता ही होगा बैंकेट के दिन किसी ने मेरे कैरेज में रूबिन पाउडर छुपा दिया था, जिसका मतलब कल्प्रिट बैंकेट के बीच में कुछ समय के लिए गायब हुआ होगा। जो लेटर मुझे मिला उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लिखा था। बायन ईतेम से पूछती है कि क्या उसकी सारी लेडीज़ इन वेटिंग पूरी बैंकेट में उसके साथ थी। ये सुन ईतेम काफ़ी घबरा जाती है और पूछती है कि बायन को वो लेटर किसने भेजा, लेकिन बायन उस लेटर भेजने वाले का आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती है। ईतेम अंदर ही अंदर सोचती है कि आखिर वो लेटर बायन को किसने भेजा होगा, ये काम ज़रूर किसी दूसरी कॉन्कुबाइन का है। बायन ईतेम को कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो उस पर शक नहीं कर रही, ज़रूर कोई तो वजह होगी कि क्यों उसकी लेडीज़ इन वेटिंग में से एक मेड उस दिन वहाँ नहीं थी। ईतेम कहती है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है, उसकी लेडीज़ इन वेटिंग वही थी। हाँ एक मेड थी जो बैंकेट में आई ही नहीं थी, लेकिन बैंकेट के बीच में कोई भी उसके पास से कहीं नहीं गया था। वो कहती है कि वो सच कह रही है। बैन कहती है तो सच में तुम अपनी सब लेडीज़ इन वेटिंग के साथ नहीं थी। ईतेम थोड़ा घबरा कर कहती है उसने कहा था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही। उसकी ये बात सुन बैन कहती है कितनी दयालु हो तुम, अपनी नौकरानियों के लिए इतनी छूट देने वाली। बायान उनसे पूछती है कि क्या उनको और कुछ कहना है। हनबिया और ईतेम दोनों चुप हो जाती है, उनके चेहरे पर पसीने के कतरे उभरते हैं। हनबिया अंदर ही अंदर सोचती है अब जब उसके पास वो अकाउंट बुक है, हमारी ज़िंदगी उसके हाथ में है, हम तो पहले से गिल्टी है रूबिन पाउडर जैसे खतरनाक चीज़ को महल के अंदर लाने के लिए। आखिर वो बुक बायान के पास आया कहाँ से, क्या सामाह्योन ने किसी फेवर के बदले में वो बुक उसे दे दी। इस किताब पर तो सामाह्योन का नाम भी नहीं लिखा। मुझे लगा था कि ये मौका होगा उस औरत से छुटकारा पाने का, पर लगता है वही अकेली बचेगी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ही झूठे इल्ज़ाम में मार दिया जाएगा।
मुझे अभी कुछ करना होगा, सब कुछ बदलने का वक्त अभी है। वो सोचती है कि काश मैं एक रात के लिए ही सही, लेकिन एम्परर के साथ सो पाती। बायन का चेहरा अभी बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगता होगा, फिर भी एम्परर उसके पास क्यों है? हानबिया ने रूबिन पाउडर से अटैक हुई एक औरत को पहले भी देखा हुआ है। उसका चेहरा बहुत डरावना बन गया था और उसके हाथ इतने ख़राब हो गए थे कि वो कुछ उठा तक नहीं सकती थी। लेकिन बायान के हाथ, वो तो बिल्कुल साफ़ है, एक भी दाग नहीं है और वो तो आराम से किताब उठाए हुए है। तभी हानबिया को कुछ रियलाइज़ होता है, आखिर वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ पाई। कहीं ना कहीं उसको शक हो चुका है कि बायन के ऊपर कोई घाव नहीं है और अब ये बात वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वो बायन से कहती है कि उसे बायन से एक ज़रूरी बात करनी है, क्या वो दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। ये सुन बायन बाकियों को बाहर भेज देती है और जब बस वो दोनों ही रह जाती है, बायन हानबिया से पूछती है कि उसको क्या बात करना है। हानबिया कहती है, महल में कुछ अजीब अफवाहें चल रही है, क्या आपने नागी लोगों के बारे में सुना है? बायन शांत रहते हुए कहती है, बस इतना जानती हूँ कि वो एक बुरी जाति के लोग हैं। हानबिया कहती है, सही कहा आपने, कहते हैं वो खून के जादू से लोगों पर वश कर लेते थे, उन्हें शापित कर देते हैं। बायन कहती है, और? हानबिया कहती है, मुझे ये कहने के लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये रूमर्स आपके बारे में है योर हाइनेस। लोग कहते हैं पिछले एम्परर की मौत भी नागी लोगों के जादू का नतीजा है। इसी वजह से वादम एम्पायर नागी लोगों से सबसे ज़्यादा सावधान रहता है और उनके ईविल वे से डरता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचने लगे हैं कि आप खुद उनमें से एक हैं। बायान कहती है, तुम मुझे ये बेकार बातें क्यों सुना रही हो? हानबिया कहती है, जब किसी पर रूबिन पाउडर से हमला होता है तो उसके शरीर पर गहरे दाग पड़ते हैं, लेकिन क्या होगा अगर उस पर जो दाग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दाग वहाँ हो भी नहीं। बायान उसकी बात सुन चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। हानबिया बायान से कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। क्या आप अपना घूंघट हटाकर मुझे दिखाएंगी ताकि मैं अपनी गलतफहमी को मिटा सकूं? बायान कहती है, कैसी अजीब अफवाहें हैं ये। हनबिया उसे देखती है और सोचती है, देखो कितनी घबरा गई है ये, मतलब ये बात सच है, उसके शरीर पर कोई दाग नहीं है। अगर ऐसा ही है तो क्या उस पर असल में हमला हुआ ही नहीं था? लेकिन अभी ये बात मायने नहीं रखता है, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। हानबिया बायन से कहती है, मैं ये जानना नहीं चाहती कि आप रूबिन पाउडर के असर से कैसे बची, लेकिन नोबल्स मुझ जैसे नहीं होंगे। वो आपका घूंघट हटाकर देखना चाहेंगे। इतनी बुरी अफवाह के बीच अगर आपका चेहरा बिल्कुल साफ निकला तो लोग क्या सोचेंगे? हानबिया कहती है कि उसको लगता है कि नोबल्स अब भी ऐसी हालातों के आने पर खतरा बन सकते हैं। बायान समझ जाती है कि वो उसे नोबल्स को इस मामले में खींचने की धमकी दे रही है। हानबिया कहती है कि खासकर वो लोग जो नागी लोगों से बहुत डरते हैं वो ज़रूर बात को गलत समझ लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बायन को साबित करना होगा कि वो नागी नहीं है। लेकिन बायन को दिक्कत ये होगा कि उसके पास तो सीओ लोगों की तरह सिल्वर बाल भी नहीं है। यहाँ बेसिकली हानबिया कह रही है कि पहले ही लोग शक करते हैं कि बायन सीओ नहीं है बल्कि एक नागी है, और अगर उनको पता चला कि रूबिन पाउडर जैसी खतरनाक चीज़ से हमला होने पर भी बायन बिल्कुल ठीक है तो उनको यकीन हो जाएगा कि बायन एक नागी है, और ये बात सिर्फ बायन के लिए ही नहीं एम्परर के लिए भी बहुत बुरी साबित होगी। बायान कुछ देर तक चुप रहती है और फिर हानबिया से पूछती है कि वो चाहती क्या है। हानबिया कहती है, मैं एम्परर के साथ रात गुजारने की डिमांड नहीं करूंगी, मुझे पता है ये फैसला आपका नहीं। मैं तो बस एक ज़रूरी काम ख़त्म करना चाहती हूँ, जैसे सामाह्योन को हटाना। वही है जिसने असल में आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। बायान शांत रहती है और कहती है, पर तुम्हें पता है उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है। हानबिया कहती है, आप समझ नहीं रही है, आपको बस उस अकाउंट बुक में थोड़ा बदलाव करना होगा। मेरा नाम हटाकर उस जगह सामायोन का नाम लिख दो। हानबिया के जाने के बाद बायान उस अकाउंट बुक को खोलती है। उसके पन्ने पलटते हुए वो कहती है, दूर से देखो तो ये सच में एक अकाउंट बुक लगता है, शायद इसका मतलब ये बनाना एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था। वो सोचती है, अब तक बस 2 लोग ही उसकी राज को समझ पाए हैं। ज़रा सर, जो अकाउंट बुक बायन के पास है वो असली अकाउंट बुक नहीं है। उस दिन जब कॉन्कुबाइंस बायन से मिलने आई थी तब जनरल उन पर नज़र रख रहा था, और उनकी बात से ही उसको उस अकाउंट बुक के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि वो बुक सामाह्योन के पास है। कॉन्कुबाइंस के जाने के बाद वो ये बात बायन को बताता है। उन लोगों ने चुपके से सामाह्योन के महल की तलाशी भी ली, लेकिन उनको वो किताब कहीं नहीं मिला। बायन कहती है, शायद हमें असली किताब की ज़रूरत ही ना पड़े। जनरल हैरान होकर पूछता है कि बायन का मतलब क्या है, तो बायन कहती है, सिर्फ बेचने वाली सेलर ही पहचान सकती है कि असली किताब कौन सी है। अगर हम एक नकली किताब बना ले तो शायद उसका इस्तेमाल कर कर वो लोग कॉन्कुबाइंस में डर और शक पैदा कर सके। प्रेजेंट टाइम में बायन सोच रही है कि आखिर ये सब ठीक कैसे होगा। एटलीस्ट एक कॉन्कुबाइन के मामले को वो खुद निपटाना चाहती है। वो लोग बायन से इतना नफरत करती है कि वो महल में रूबिन पाउडर तक ले आई।
बायान ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहती, भले ही इसका मतलब ये क्यों ना हो कि नए कॉन्कुबाइंस लाई जाएंगी। बायन सोचती है, मैं अब वो कमज़ोर इग्नोरेंट लड़की नहीं रही। मैं धन की कॉन्सर्ट हूँ। मुझ पर तुच्छ दृष्टि डालना धन को नीचा दिखाने जैसा है। मैं फिर से धोखा नहीं खाने वाली, कभी नहीं। वो अपनी नाइफ को देखती है, वही जो मरने से पहले उसकी माँ ने उसे दिया था। वो सोचती है कि उस दिन जब उस पर हमला हुआ था, तब से लेकर अब तक एम्परर ने उसके खून को छुआ तक नहीं है। 2 हफ्ते बीत गए हैं, क्या वो दर्द को सिर्फ दबा कर रखे हुए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि उनका पागलपन फिर से एक्सप्लोड हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर से खून खराबा होगा? जब मेरिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा तो सभी नोबल्स एम्परर पर भेड़ियों के जैसे नज़र रखेंगे। ऐसे अहम वक्त में एम्परर क्यों उसका खून ना पीकर इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? बायान अपने गले में हाथ रख कर सोचती है, पहले तो मेरे गले पर हमेशा उनके दांतों के निशान होते थे। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि शायद एम्परर सिर्फ उसके खातिर अपने आप को रोक रहे हैं। वो ये सब बायान के लिए कर रहे हैं। बायन के ऊपर हमला होने से ठीक 1 दिन पहले एम्परर ने उसका इतना ज़्यादा खून पिया था कि हमला होने पर बायन की सेल्फ हीलिंग पावर्स काम ही नहीं कर पाई। बायन सोचती है कि जब वो बायन को अपनी बाहों में पकड़कर उस दर्द से गुजर रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था होगा। जब एम्परर दर्द में होते हैं, बायन को भी दर्द होता है। वो चाहती है कि सब उनको रेस्पेक्ट करे, और जब वो गुस्सा होते हैं तो बायन को भी गुस्सा महसूस होता है। बायन सोचती है, मैं कभी समझी ही नहीं कि जब मैं दर्द में होती हूँ तो वो भी मेरा दर्द महसूस करते हैं। उसे एम्परर का कहा याद आता है। उन्होंने कहा था, तुमसे जुड़ी छोटी सी छोटी बात भी मुझे काफ़ी ज़्यादा असर कर जाती है। तब बायन को समझ नहीं आया था कि उनके उस बात का मतलब क्या है। बायन को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि वो खुद को किस तरह होल्ड बैक कर रहे हैं, बस उसके लिए। आखिर क्यों उसकी सेल्फ हीलिंग पावर्स गायब हो जाते हैं जब एम्परर उसका खून पीते हैं। जब वो अपना खून खुद निकालती है तब तो सब ठीक रहता है, पर जब वो उसका खून लेते हैं तो उसकी शक्तियाँ ख़त्म सी हो जाती है। जब उसकी माँ के होते वक्त वो ब्लड लेटिंग करती थी, तब भी उसे अपने शक्तियों के होने का एहसास होता था, लेकिन जब एम्परर उसका खून पीते हैं तो लगता है जैसे उसकी पावर्स पूरी तरह से चले गए हो। और तब उसके जहन में एक सवाल गूंजता है, करण, आखिर वो सारी बातें बस उसको ही क्यों मालूम है? ऐसी पुरानी दास्तानों के बारे में वो कैसे जानती है जिन्हें साम्राज्य में और कोई नहीं जानता, सिर्फ इसलिए कि उसके देश के पास पुराने रिकॉर्ड्स हैं? अगर वो सब रिकॉर्ड सच है तो उन दास्तानों में कितनी सच्चाई छुपी है? बायन चाहती है कि वो सब गलत हो, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगता है कि उनमें कुछ सच ज़रूर होगा। शायद करण कुछ जानती होगी कि क्यों बायन की सेल्फ हीलिंग पावर्स कभी आती है और कभी खो जाती है। लेकिन बायन अपने आप से पूछती है कि वो करण पर कितना भरोसा कर सकती है। फिर अपने खुद के ख्यालों से तंग होकर बायन कहती है, छोड़ो, इन कॉम्प्लिकेटेड बातों का सोचना बाद में होगा। अभी एक और ज़रूरी काम है। चलो एम्परर के बॉडी में फिर से खून डाल देते हैं। उसी शाम जब एम्परर कमरे में आते हैं तो वो कह रहे होते हैं, बायान मुझे माफ़ करना, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बायान पर पड़ती है वो बिल्कुल रुक जाता है। बायान सज धज के एक सेडक्टिव सफ़ेद नाइट गाउन पहनने उनका इंतज़ार कर रही होती है। एम्परर बायान को इस हाल में देख काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ अलग लग रहा है। बायन जाकर एम्परर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसने उनको मिस करा। वो एम्परर के लिए वाइन पोर करती है और एम्परर सोचते हैं कि ये पहली बात ही है जब बायन ऐसा कर रही है। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? बायन मुस्कुराते हुए एम्परर को देखती है और उनकी नज़र उसके गले पर पड़ती है। कहीं ना कहीं उनमें वो प्यास जग चुकी है और वो दूसरी तरफ अपना सर मोड़ लेते हैं, लेकिन बायन उनको उसे देखने को कहती है। जब एम्परर फिर भी उसे नहीं देखते तो वो एक बार फिर उनसे कहती है, मैंने कहा मेरी और देखिए। एम्परर कहते हैं, ठीक है, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। बायन अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही है कि उसने इतना एम्बैरसिंग ड्रेस पहना और अपने गले को एक्सपोज करा और एम्परर उसको देख भी नहीं रहे। वो सोचती है, गलती मेरी ही है, मैंने अपना पुराना अंदाज छोड़ा ही क्यों? मुझे उनसे सीधा कह देना चाहिए था कि आपको मेरा खून पीना ही होगा। बायन एम्परर से कहती है कि वो उनसे कुछ पूछना चाहती है। एम्परर पूछते हैं, क्या? तो बायन कहती है, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? वो धीरे से जाकर एम्परर के आगे खड़ी हो जाती है। उसे देख एम्परर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। एम्परर बायन के ऊपर से नज़र हटाए बगैर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बायन कहती है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपके होठ सूख गए हैं, आपको प्यास लगी है ना? अब जाकर एम्परर को समझ आता है कि बायन क्या सोच रही है, लेकिन वो बायन को कहते हैं कि उसको अब उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बायन उन्हें पूछती है कि वो क्या करेंगे, क्या उनको अपने पागलपन से छुटकारा मिल गया है? एम्परर घबराते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है बायन।
बायन कहती है कि तो फिर बिना मेरे खून के आप कैसे खुद को संभालोगे, या फिर आप पहले की तरह सबको मार डालोगे, महल के सब लोगों को मार डालोगे और जब सब खत्म हो जाए तब और बॉडीज लेकर आओगे। मेरा खून सब कुछ ठीक कर सकता है, आपको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर आप मेरा खून पीते क्यों नहीं हो? क्या आपको भी लगता है कि मैं आप पर कोई जादू कर रही हूँ, जैसे अफवाहें कहती है? उसकी ये बात सुन एम्परर के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। वो पूछते हैं कि किसने बायन के दिमाग में ऐसी बकवास बात डाली। वो जानते हैं कि वो खुद से ही ऐसी बात कभी नहीं सोचेगी। बायन भी गुस्से से कहती है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बस इतना दिख रहा है कि आप अभी भी दर्द में हो। मैं तो आपको बस इतना कह रही हूँ कि आप अपना दर्द छुपाओ मत, मेरा खून पी लो। एम्परर बायन को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा खून पी भी लूँ और अगर कोई तुम पर दोबारा हमला करे तो मैं फिर से बस बैठकर तुम्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें दर्द में देखना मुझे मेरी अपनी पागलपन से भी ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर वो जहर रूबिन पाउडर के अलावा और कुछ होता तो तुम उसी पल मर जाती। हम सिर्फ किस्मत से बचे थे। मैं फिर से वही गलती दोहरा कर तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। बायन एम्परर को कहती है, योर मैजेस्टी, मैं अब अकेली नहीं हूँ। मुझे ब्लैक रेस और मुंह को घेर कर रखते हैं और हर रात मैं आपकी बाहों में सोती हूँ। मुझे क्या ही हो सकता है भला? लेकिन एम्परर बायन की बात नहीं मानते और बताते हैं कि वो फैसला कर चुके हैं, वो अब बायन का खून नहीं पी सकते। एम्परर का डिसीजन सुन बायन साफ साफ खुश नहीं है और वो कहती है कि तो फिर वो जल्दी ही मर जाएगी। एम्परर उसको कहते हैं कि ऐसी बातों पर वो मजाक ना करे, लेकिन बायन एम्परर को बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही। उसे जिंदा रहने के लिए अपना खून लॉस करना पड़ता है। वो एम्परर से कहती है, मैंने आपसे पहले ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मुझे लगा आप मुझे कोई मॉन्स्टर समझोगे, लेकिन जब तक मैं महल नहीं आई थी मुझे हर महीने अपना एक मटका भर खून निकालना पड़ता था, वरना मेरी वाइल्ड एनर्जी मुझे ख़त्म कर देती। मेरी वाइल्ड एनर्जी की ताकत इतनी है कि मैं फट कर मर जाऊँ। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि मैं मर सकती हूँ? बायान की सीधी सी बात यह है कि उसको ज़िंदा रहने को अपनी बॉडी से खून निकालना पड़ेगा और एम्परर को अपना पागलपन को संभालने को बायान का खून चाहिए, तो क्यों ना वो उसका खून फिर से पीना शुरू करे। लेकिन बायान की ये सब बात सुनने पर भी एम्परर उसे कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो वो बायान का ब्लड लेटिंग करने को फिजिशियन को बुलाएंगे। इससे उसको थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन बायान के लिए ये ज़्यादा सेफ रहेगा। वो फिजिशियन से कह देंगे कि जितना हो सके दर्द कम करे। बायान गुस्से से कहती है, आप इतने ज़िद्दी क्यों हो? अगर फिजिशियन ही आकर मेरे खून को निकाल भी देगा तो भी मेरी सेल्फ हीलिंग पावर्स चली जाएंगी। एम्परर कहते हैं कि उनका फैसला आखिरी है, लेकिन बायान अभी हार नहीं मानने वाली। वो एम्परर से पूछती है कि क्या वो श्योर है? एम्परर कहते हैं हाँ। बायान बैठ जाती है और खुद के लिए भी वाइन पोर करती है। वो एम्परर से कहती है कि अगर ऐसा ही है तो अब जो होगा उसका इल्ज़ाम वो बायान पर ना डाले। एम्परर पूछते हैं कि अब क्या होने वाला है। बायन बिना उनको जवाब दिए उनकी कप से अपने कप को क्लिंक कर जाती है और एक ही घूंट में सब कुछ पी जाती है। वो एम्परर की ओर देखती है और एम्परर भी अपना कप खाली करते हैं। बायन फिर से उन दोनों के लिए वाइन पोर करती है। कुछ देर बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा पी चुके हैं और एम्परर सोचते हैं कि उन दोनों ने काफ़ी पी लिया है, क्या बायन ठीक है? लेकिन तभी एम्परर को अचानक चक्कर आने लगते हैं। इतनी जल्दी उनको नशा नहीं चढ़ता, लेकिन तभी उनको काफ़ी गर्मी महसूस होता है और उनका बॉडी बिल्कुल अंदर से बर्न होने लगता है। वो बायन से पूछते हैं कि उसने उस ड्रिंक में क्या मिलाया था। बायन बताती है कि उसने ड्रिंक में ताक मिलाया है। एम्परर काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ताक? बायन कहती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेफ़ है। उससे वो खुद एम्परर का अटेंडेंट म्योंगा से मिला है। एम्परर को तो यकीन ही नहीं होता। वो पूछते हैं, म्योंगा ने तुम्हें क्या भेजा? बायान एम्परर से कहती है, आज दोपहर मैंने उसे एक मैसेज भेजा था। मैंने उसे बताया कि आपने 2 हफ्तों से मेरा खून नहीं पिया है और शायद आपको इसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि मुझे कैसे भी कर आपको आज रात मेरा खून पिलाना है और पूछा कि मैं क्या करूं अगर आप मेरा खून लेने से मना कर दे। तो म्यंगा ने कहा कि उसने नोटिस करा है कि आप आजकल कितने बीमार और प्यासे दिखते हो, और अपनी दुआओं के साथ उसने मुझे ताक भेजा। एम्परर अंदर ही अंदर सोचते हैं, म्योंगा तू तो सांप निकला। ये दोनों कब से मैसेजेस एक्सचेंज करने लगे? वो अभी कुछ समझ नहीं पाए थे कि तभी पीछे से बायन उनका हाथ बांध चुकी होती है। एम्परर कहते हैं, अब क्या कर रही हो तुम? बायन मुस्कुराते हुए कहती है, आपके हाथ बांध रही हूँ। मैंने सुना है अगर किसी को कुछ खिलाना हो जो वो नहीं खाना चाहता तो पहले उसे बांध देना चाहिए। एम्परर कहते हैं, ये भी म्योंगा ने कहा था क्या? बायन कहती है, नहीं, ये बात तो मिस्टर जनरल ने कहा था। एम्परर मनी मन सोचते हैं, ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं क्या? कितने लोग शामिल हैं इसमें? तभी एम्परर को ख्याल आता है कि सारे मुख हो क्या कर रहे हैं। उनके एम्परर को हाथ बांध कर रखा हुआ है, लेकिन कोई आ क्यों नहीं रहा है? वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, मुख हो, कहाँ हो तुम सब? बायन उनके हाथ बांधते हुए कहती है, उन्हें बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आज रात आपने बुलाया तो मत आना।
एम्परर को तो यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं कि वो सब सिर्फ उनके ऑर्डर्स मानते हैं। बायन कहती है, मैंने उनसे बात नहीं करा, मैंने तो बस हवा में कुछ बातें कहा था और कुछ देर बाद एक लेटर आया जिसमें लिखा था हाँ। एम्परर हैरानी से कहते हैं, क्या अब मुखो भी तुम्हारे साथ है? वो कहते हैं, बायन मुझे खोल दो, हम बात करते हैं। बायन कहती है कि वो भी बात ही करना चाहती थी, लेकिन एम्परर की ज़िद की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। वो उनके हाथ और मजबूती से बांध देती है, लेकिन एम्परर अपने हाथ खींच कर कहते हैं, मैं खुद को छुड़ा सकता हूँ। बायन कहती है, आपको खुद को छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा, मैंने चूगांग से कुछ ट्रिक सीखे हैं, उसने कहा है कि ये गांठ नहीं खुलेगा। एम्परर सोचते हैं, चूगांग भी इन सब में मिला हुआ है। एम्परर की सांस और तेज़ हो जाती है और उनका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है। उन्हें लगता है जैसे वो किसी लाल धुएं में बैठे हैं। वो ज़ोर से कहते हैं, बायन मेरे हाथ खोलो, तुम अपने एम्परर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? बायन उनकी तरफ देखती है, आंखों में शरारत और मुस्कान के साथ। तो क्या अब आप मुझे पनिश करने वाले हैं एम्परर? एम्परर कहते हैं, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जीत गई, मैं अब और जिद नहीं करूँगा, मुझे खोल दो, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। बायान धीरे से उनके करीब आती है, उनके सामने झुकती है और कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं है अब बात करने को। एम्परर कहते हैं, क्या मतलब नहीं? मैं तो कह रहा हूँ मैं वही करूँगा जो तुम चाहो। बायन कहती है, फिर भी नहीं, मुझे नरम नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने टारगेट के जादू में आ गए तो अपना मकसद कभी नहीं पा सकते। एम्परर पूछते हैं कि ये बात उसको किसने कहा, तो बायन कहती है, द ब्लैक रेट्स। एम्परर के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। वो सोचते हैं, मैंने उन्हें बायन की हिफाजत के लिए भेजा था, उसको उनके चाल सिखाने को नहीं। बायन शांत आवाज़ में बोलती है, योर मैजेस्टी, ज़्यादा हिलेगा मत, जितना ज़्यादा आप हिलेंगे उतना ज़्यादा वो दवा आपके खून में दौड़ेगी। एम्परर अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये कैसा एहसास है, जैसे मैं किसी कोने में बंद हूँ और हर पल खतरा और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। अब एम्परर की सांसें और दिल की धड़कनें दोनों ही काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। बायान, बस करो, तुम मुझे अपना खून पीने पर मजबूर नहीं कर सकती। बायान कहती है, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, मैं तो बस इतना करूँगी कि आप खुद वैसा करना चाहोगे। एम्परर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन बायन कहती है कि वो तो वक्त आने पर देखेंगे। बायन एम्परर के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उनको किस करती है। किस करते वक्त एम्परर दूसरे वक्त से ज़्यादा रफ हो रहे हैं। उनकी सांसें अब काफ़ी ज़्यादा ही भारी हो रखी है और उनकी आंखें लाल हो चुकी है। वो बहुत ही फर्मली बायन को उन्हें खोलने को कहती है, लेकिन बायन डरती नहीं है। वो एक कपड़ा लेती है और कहती है, माकरिम ने कहा था, अपने होश और एहसास तेज़ करने का सबसे बेहतर तरीका है दूसरे एहसासों को बंद कर देना। इसलिए मैं अब आपकी आंखें ढकने वाली हूँ। ऐसा करने से सेंसेस बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए हसन जब अपना सोड प्रैक्टिस करता है वो हर वक्त ऐसा करता है। बायान एम्परर की आंखें बंद कर देती है और एम्परर कहते हैं, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रही हो? बायन कहती है, हाँ है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वो फिर से एक बार एम्परर को किस करती है। वो फिर अपना हेयर पिन निकालती है और उसे खुद के शोल्डर्स में चुभाती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। एम्परर कहते हैं, ये खुशबू? बायन धीरे से उनके कान में जाकर कहती है, योर मैजेस्टी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं वाकई में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपके हर एहसास, हर दर्द, हर सांस तक को मेरा बनाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ योर मैजेस्टी, आपका प्यार, आपका दर्द, सब कुछ मुझे दे दीजिए। ऐसा कहते हुए वो एम्परर को अपने कंधे के करीब खींचती है और फाइनली एम्परर उसको काटते हैं। बायन को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन अब जाकर उसने एम्परर को अपना खून पिलाने का मकसद पूरा कर लिया है। एम्परर को अब सब समझ आ रहा है। वो पहले से ही बायन से बंधे हुए थे। वो उनकी कॉन्सर्ट भी है और उनकी मास्टर भी, और वो अपने ही मास्टर के खून के लिए बेचैन थे। वो अपने ही मास्टर की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए ये उनके लिए इतना दर्दनाक था। कुछ देर बाद बायन एम्परर की आंखों से वो पट्टी हटा देती है। बायन काफ़ी थकी हुई, कमज़ोर दिख रही है, लेकिन वो खुश है। वो एम्परर से कहती है कि उन्होंने अच्छा करा। कुछ ही देर में बायन एम्परर के सीने पर बेहोश हो जाती है। एम्परर के हाथ अभी भी कुर्सी में बंधे हुए थे, तो वो मूखों को आवाज़ लगाते हैं और अब उनका हाथ खोलने को कहते हैं। तुरंत ही एक मूखो आता है और एम्परर के हाथ खोल देता है। वो बायन को अपनी बाहों में उठाते हैं और उसे बेड पर ले जाते हैं। वो उसको किस करते हैं। फिर हमें बताया जाता है, द ग्रेट सन का 6783 साल, अपने राज के बस 1 साल के अंदर ही द ग्रेट सन एम्परर ने मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम का शुरुआत करा। इस सिस्टम को हाईली रिगार्ड करा जाता है इन वजहों से। सबसे पहले तो रईसों ने कई जनरेशन्स तक पब्लिक ऑफिस को मोनोपोलाइज करा था, लेकिन ये सिस्टम ने सक्सेसफुली इसको हटाया। दूसरा, इस नए सिस्टम में सभी लोगों को मौका मिलता है, आदमी हो या औरत, सबको अपने ज्ञान और कौशल के दम पर सरकारी पद मिलता है। ये पहली बार था जब औरतों को भी राज्य के दफ्तर में स्थान दिया गया।
इस सिस्टम के आने के बाद पोलीगैमी जैसे पुराने रिवाज पर सवाल उठने लगता है। तीसरी बार एग्जाम्स में मुखौटा पहनना ज़रूरी कर दिया गया ताकि पहचान और जात के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उससे पहले एग्जामिनर्स नोबल्स के बच्चों को चीट करने में मदद करते थे, लेकिन इस मुखौटे वाली प्रैक्टिस की वजह से वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। लोगों के बीच ये कहा जाता है कि ये जो इनोवेशंस थे ये एम्परर की खुद की नहीं थी, बल्कि किसी औरत की थी, और ये भी उसी का आइडिया था कि औरतों को भी ऑफिशियल जॉब के लिए अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात है फ्यूचर में लिखी जाने वाली किताब द सेवंथ एसे टू द पीपल ऑफ द एम्पायर के। इसका मतलब ये है कि एम्परर ने बायन की बात को मान उसके सजेशन को मेरिट बेस्ड एग्जाम्स के लिए अपनाया है। कई और बायन हाथों में थाली उठाए हल्की सी धुन गुनगुनाती हुई कहती है, माँ चलो खाना खा लेते हैं, जल्दी करो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी माँ कहती है, भूख तो लगेगी ही, 3 दिन से तुमने कुछ खाया थोड़ी है। बायन हैरान होती है और कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने कल ही 2 कटोरी चावल खाए थे। माँ उसके सर पर एक हल्का सा टपली मारती है। बायन को दर्द होता है और वो पूछती है कि ये किसके लिए था। माँ कहती है, तुम्हारे पास बैठकर खाने का टाइम नहीं है, चलो उठो। उसकी माँ फिर एक बारी अपनी आंखें खोलती है। वो कहती है, वो ऑर्ब्स, तुमने उनका क्या किया। बायन याद करने लगती है, ऑर्ब्स, मैंने मैंने उन्हें कहाँ रखे, मुझे पता है मैंने उनको खोया नहीं है। याद आया, मैंने उन्हें एम्परर को दिए थे, मैं उन्हें कैसे भूल गई। बायन थोड़ा शर्माते हुए कहती है, माँ मैं एक आदमी के प्यार में पड़ गई हूँ। माँ पूछती है, और। बायन कहती है, आपको याद है आपने कहा था जो भी मेरे साथ ऑर्ब निकलेगा मैं उसे हमेशा के लिए जुड़ी रहूँगी, इसलिए मैंने वो ऑर्ब उसे दे दिया। माफ़ करना माँ, मैंने तुमसे पहले पूछा नहीं। माँ कहती है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें रोकती, वो ऑर्ब तुम्हारे हैं, तुम जिसे देना चाहो दे सकती हो। बायन कंफ्यूज होकर पूछती है, तो फिर तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो। माँ कहती है, अगर उसे देना ही था तो इंतज़ार मत करो, उसे वो निगलने को कहो, मुझे बेसब्री हो रही है। वो एक बार फिर से अपनी प्रोफेसी को दोहराती है, लाल ऑर्ब को लाल निगलना होगा। मैंने तुमसे ये कितनी बारी कहा है, अगर उस लड़के ने निगलने से पहले ही उसको खो दिया तो। बायान धीरे से बोलती है, मैं वो बदला लेने की बात करने वाली थी। माँ गुस्से से कहती है, किसने कहा तुम्हें बदला लेने को। बायान भी चिल्लाती हुए कहती है, मैं खुद करना चाहती हूँ अपने हाथों से। फिर माँ थक कर बोलती है, ये इमेच्योर बच्ची को आखिर मैंने पीछे कैसे छोड़ दिया। बायान कहती है कि क्यों ना वो अपना और पहले निगल ले, लेकिन माँ कहती है कि वैसा नहीं करना है, लाल ऑर्ब को लाल निगलना होगा। माँ कहती है, बस अपना ऑर्ब संभाल के रखना और उसे उसका ऑर्ब पहले निकलवा लेना। बायन को ये बात समझ नहीं आती कि क्यों माँ चाहती है कि धन ही पहले अपना ऑर्ब निकले, क्या उनको ये एक साथ नहीं करना चाहिए। बायन पूछती है कि क्या ऑर्ब निकलने से एम्परर अपनी पागलपन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन माँ बताती है कि अगर ये इतना आसान होता तो ये गॉड्स पनिशमेंट ही कैसे होता। माँ बायान से कहती है, और ये सोचना भी मत कि मैं ये सब उस आदमी के लिए कर रही हूँ, मैं उस आदमी के लिए क्यों कुछ करूँगी जिसने मेरी बेटी को दुख पहुँचाया है। बायान घबरा कर कहती है, पर मुझे ब्लड लेटिंग के जितना दर्द नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ तुम उनसे नफरत मत करना। माँ उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें उसके साथ जुड़े रहना होगा। बायान कहती है, हम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। माँ कहती है, किसने कहा कि और तुम्हें प्यार में बनाए रखेगा। बायन कहती है, पर आपने तो कहा था कि वो हमें हमेशा के लिए जोड़ देगा, क्या आपका मतलब वो नहीं था। माँ चुप हो जाती है, फिर कहती है, ध्यान से सोचो, मैंने जो कहा था वो ये नहीं था। बायन याद करने लगती है, आपने कहा था कि ये रोग मिटा सकता है या फिर एवरलास्टिंग। लेकिन तभी माँ खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। बायन पूछती है, माँ तुम अचानक कहाँ जा रही हो। माँ कहती है, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद उस आदमी से बात कर लूँगी, अब अपनी आंखें खोलो। बहन कहती है, आंखें, तुम हमेशा मुझे ये क्यों कहती हो, देखो मेरी आंखें तो खुली ही है। माँ कहती है, अभी नहीं, और फिर वो वहाँ से हवा में समा जाती है और बायन की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। वापस महल में म्योंगा और रॉयल फिजिशियन बात कर रहे हैं। बायन को बेहोश हुए 3 दिन हो चुके हैं। म्योंगा पूछता है कि एम्परर का हाल कैसा है। फिजिशियन बताता है कि एम्परर दिन में कई बार बायन को देखने आते हैं। इतना बिजी होने के बावजूद वो हर रात बायन को अपनी बाहों में संभाल कर रखते हैं और हर कुछ घंटों में उसका हार्ट बीट चेक करते हैं। एम्परर को डर है कि कहीं वो बायन को खो न दे। अंदर कमरे में एम्परर बेहोश बायन को पकड़कर बैठे हैं कि तभी बायन धीरे से अपनी आंखें खोलती है और एम्परर को बुलाती है। वो कहती है, देखा क्या होता है जब आप इतना खुद को होल्ड बैक कर कर रखते हैं, अब तो आप मेरी बात मानोगे ना। एम्परर कहते हैं कि वो उसकी बात मानेंगे। बायन उठती है और पूछती है कि उसको होश खोए कितना दिन हुआ, तो एम्परर उसको बताते हैं 3 दिन, और आज चौथा दिन है।
बायान कहती है, तो इसीलिए मुझे इतना भूख लग रहा है। योर मैजेस्टी, क्या आपके पास कुछ मिनट है? एम्परर पूछते हैं क्यों? तो बायान मुस्कुराकर कहती है, क्या आप मेरे साथ लंच नहीं करेंगे? एम्परर कहते हैं हाँ। बायान सुयन के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी सुयन और मोगवा दौड़ते हुए वहाँ आती है। वो दोनों बायान के लिए काफ़ी परेशान थी और अब बायान को वापस होश में देख वो दोनों खुश होती है। मोगवा तो 3 दिन से बस रो ही जा रही थी। बायान हंसकर कहती है, मेरे लिए चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बहुत भूखी हूँ। सुयन तुरंत कहती है, ओ नो, हम तुरंत खाना लाते हैं। फिर वो मोगवा को बायन के कपड़े बदलने में मदद करने को कहती है, लेकिन एम्परर बोलते हैं वो मैं कर लूँगा। सुयन एम्परर को घूरती है क्योंकि वो जानती है कि बायन 3 दिन तक इसलिए बेहोश थी क्योंकि एम्परर ने उसका खून पिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बायन बिल्कुल सही सलामत होती, लेकिन वो फिर भी एक मेड है और एम्परर एम्परर है। तो वो रूडली कहती है, जैसी आपकी मर्जी और मैजेस्टी, और वहाँ से चली जाती है। एम्परर तो हैरान रह जाते हैं और वो बायन से कहते हैं, क्या तुमने देखा उसने मुझे कैसे घूरते हुए देखा? लेकिन बायन नहीं चाहती कि सुयन किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े, तो वो कहती है कि वैसा कुछ नहीं है, ये बस आपको लगा होगा। लेकिन मनी मन वो जानती है कि ऐसा ही था और वो सोचती है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ब्रेव हो रही है आजकल। लेकिन मन ही मन एम्परर को तो सुकून मिल रहा है, वो ज़रा सा गुस्सा भी नहीं है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि वो लोग ऐसे ही रहे क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें बायन की परवाह है। एम्परर बायन के कपड़े उठाकर देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। बायन शर्माते हुए उन्हें वो उसे देने को कहती है क्योंकि वो अपने कपड़े खुद लगाएगी। लेकिन एम्परर कहते हैं कि वो उसे खुद कपड़े पहनाएंगे और वो बायन को खड़ा होने को कहते हैं। एम्परर उसके पास जाते हैं और उसे कपड़े पहनाने लगते हैं। बायन शर्म से लाल हो जाती है। एम्परर पूछते हैं, क्या ये ज़्यादा टाइट है? बायन कहती है, नहीं। फिर एम्परर धीरे से उसके पेट पर एक हल्का सा किस करते हैं। वो कहते हैं, इतना हैरान क्यों हो? कल रात वाली वो हिम्मत वाली लड़की कहाँ गई? बायन घबराकर कहती है, वो अपना काम करके चली गई। एम्परर कहते हैं, उसे वापस बुलाओ। बायन कहती है, मुझे नहीं लगता वो अब जल्दी वापस आएगी। एम्परर बायन को चिढ़ा कर काफ़ी खुश होते हैं। वो सोचते हैं, मेरी प्यास तो बुझ गई है, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, बायन के मामले में मैं अपना कंट्रोल कैसे खो देता हूँ। मैंने उसका खून 20 दिन तक नहीं पिया था, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल साफ था। फिर भी मैंने उसका इतना खून पिया कि बायन 3 दिन तक बेहोश रही। अगर मैं अपनी मैडनेस में खोया होता तो क्या होता? शायद मैं उसका सारा खून पिए बिना रुकता ही नहीं। अच्छा हुआ उसने वैसा होने से पहले ही मुझे रोक दिया। शायद इसलिए कहते हैं कि एक आदमी को अपनी लेडी की बात सुननी चाहिए। फिर वो सोचने लगते हैं, लेकिन फिर वो जंगल में कैसे भाग गई थी? जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं पूरी तरह अपनी मैडनेस में था। एक पत्थर मेरे सर पर लगा था, लेकिन उसकी चोट छोटी सी ही थी। एम्परर पूछते हैं, क्या कोई तुम्हारी मदद कर रहा था? बायन हैरान होकर कहती है, हाँ। एम्परर कहते हैं, जब हम पहली बार लेक के पास मिले थे, तुम भाग कैसे गई थी? बायन ये सवाल सुन घबरा जाती है और कुछ नहीं कहती। एम्परर पूछते हैं, अब सोचता हूँ तो अजीब लगता है, तुम रात के इतने देर लेक के पास आई ही क्यों थी? क्या किसी से मिलने जा रही थी? बायान तुरंत कहती है, क्या? नहीं, मैं बस तालाब में नहाने गई थी। फिर वो कहती है, मैं अब से दूर भागने में कामयाब हुई क्योंकि। एम्परर कहते हैं, क्योंकि। बायन धीरे से कहती है, स्लीपिंग पाउडर। एम्परर थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, तुम कह रही हो कि तुमने एम्परर को स्लीपिंग पाउडर से बेहोश कर दिया? बायन घबरा कर कहती है, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। एम्परर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता था कि स्कारलेट लैंटर्न्स की रात में यहाँ वहाँ भटक रहा लाल आंखों वाला आदमी कौन होता? लेकिन तभी वो खुद एडमिट करते हैं कि उस वक्त के बायन के लिए ऐसा बात पता ना होना बिल्कुल पॉसिबल है। फिर वो पूछते हैं कि उससे वो स्लीपिंग पाउडर किसने दिया था? बायन झूठ बोलती है कि वो उसका खुद का था, जब उसे नींद नहीं आती तब के लिए। लेकिन एम्परर को पता है कि बायन झूठ बोल रही है, उस पर कोई दवाई असर नहीं करती। उसके पास स्लीपिंग पाउडर होने की कोई वजह नहीं थी। किसी ने तो वो पाउडर उसे दिया था किसी वजह से। उनको पता है कि किसी ने जानबूझकर उनसे ही बचने के लिए बायन को वो स्लीपिंग पाउडर दिया था। बायन सोचती है, ये इतने स्मार्ट क्यों है? माकरिम बस मेरी चिंता कर रहा था, पर अगर एम्परर को ये बात पता लग जाए तो उसे सज़ा मिल सकती है। एम्परर कहते हैं, ये काम तुम्हारी लेडी इन वेटिंग गाय रंग या ब्लैक रेस में से किसी ने किया होगा। फिर वो सोचकर कहते हैं, शायद उनमें से कोई एक ही होगा। देखते हैं कौन उनमें से पॉइजन्स के बारे में जानता है और किसके पास स्लीपिंग पाउडर हो सकता है। बायन नहीं चाहती कि एम्परर ये बात फिगर आउट करे, तो वो अचानक उनको हक कर लेती है। एम्परर हैरान होकर कहते हैं, बायान
ये किस लिए था? उन्हें समझ आता है कि बायन को डर है कि वो उनमें से किसी को सज़ा देंगे। एम्परर कहते हैं, तुम्हें हमेशा पता होता है कि कब बीच में बोलना है, तुम्हारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। बायन कहती है, प्लीज़ इस बात को जाने दीजिए, सिर्फ इस बार, अब उसे सज़ा देना ठीक नहीं होगा। एम्परर कहते हैं, अच्छा, मैं तो उसे इनाम देने वाला था, पर अगर तुम चाहती हो तो छोड़ दूंगा। बायन कहती है, इनाम? एम्परर कहते हैं, स्लीपिंग पाउडर के बिना तुम भाग नहीं पाती, मतलब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं होती। एम्परर कहते हैं, एक रूलर को न्याय और दया दोनों सीखनी चाहिए और समय पर इनाम भी देना चाहिए। एम्परर पूछते हैं, ये बातें किसने कही थी? बायन कहती है, पानक सियोन, योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं, तुम्हारी याददाश्त भी कमाल की है। एम्परर कहते हैं, लो हो गया, उन्होंने बायन को तैयार कर लिया है और बायन बहुत ही प्यारी लग रही है। बायन सोचती है, क्या मैंने गलती से ब्लैक रेस का इनाम छीन लिया? ये सोचकर वो कह देती है, माक्रिम, उसने ही मुझे स्लीपिंग पाउडर दिया था, लेकिन सिर्फ वही नहीं, सभी मेरे साथ अच्छे थे। उन्होंने मुझे फूल दिए, खरगोश दिए और कुछ कीमती पत्थर भी। मैं महल आने से पहले उदास थी, लेकिन ब्लैक रेस सब मेरे साथ अच्छे थे। किसी ने भी मुझे पहले कभी इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। मैं उन सब को बहुत एडमायर करती हूँ, इसलिए जो इनाम आपने कहा था, क्या आप उन्हें देंगे? एम्परर कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं उन्हें एक इनाम दूंगा और तुम्हें भी एक खास तोहफा दूंगा। बायन कहती है, मेरे लिए चिंता मत कीजिए, आप बस इनाम पर ध्यान दीजिए। एम्परर कहते हैं, मेरे सामने दूसरे मर्दों की चिंता करोगी तो मुझे जलन होने लगेगी। बायन कहती है, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी बिलवेड की इच्छा के अनुसार ही करूँगा। बायन पूछती है, क्या सच में? एम्परर मुस्कुराते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं, हालांकि मैं ये कह नहीं सकता कि उन्हें अपना इनाम पसंद आएगा। कहीं दूर ब्लैक रेस को अचानक ठंड सी महसूस होती है, बस एम्परर के उनके बारे में सोचने से भी उनको गूज़बम्स आ जाते हैं। कुछ देर बाद जब बायन अपने स्टडी में बैठ पढ़ाई कर रही है तो वो वहाँ पड़े मैथ्स की पेपर्स को देखती है जो उसे करण पढ़ाया करती थी। वो सोचती है, पिछली बार मेरे एक्शंस काफ़ी हार्श थे, मुझे अपना कंपोजर बनाए रखना चाहिए था और करण की बात सुननी चाहिए थी, पर मैं नहीं सुन सकी। मुझे यकीन है करण के पास मेरे सब सवालों का जवाब है, मुझे उसे दोबारा मिलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तभी सुयन उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है और बायन कहती है कि क्यों ना वो दोनों एक वॉक के लिए जाए, लेकिन सुयन कहती है, ओह माफ़ कीजिए योर हाइनेस, लेकिन जब आप बीमार थी तब कोर्ट ने नए ऑफिसर सिस्टम के एग्ज़ाम्स अनाउंस किए हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। आपको हमेशा अंदर ही रहना होगा योर हाइनेस, ना किसी से मुलाकात, ना कोई तोहफा लेने की अनुमति है। बायन कहती है, मेरे टीचर कॉन्कुबाइन करण का क्या? सुयन कहती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है योर हाइनेस, एग्ज़ाम्स 1 महीने बाद है, तब तक धैर्य रखिए। बायन कहती है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और तुम जानती हो करण किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुयन सोचती है, ये सच है। जब बायन 3 दिन तक बिस्तर पर थी तब भी कॉन्कुबाइन करण उनके क्वार्टर्स आती रही। उसे अंदर जाने से रोका गया था, लेकिन वो बहुत देर तक बाहर इंतज़ार करती और फिर भारी दिल से वापस चली जाती। बायन कहती है, मैं खुद ये बात एम्परर को नोटिफाई करूँगी, उसे अंदर आने दो, इस वक्त मुझे सिर्फ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुयन मना नहीं कर पाती और वो कहती है कि वो मोगवा से कॉन्कुबाइन करण के लिए नोटिस भिजवाएगी कि बायन उससे मिलना चाहती है। बायन करण के लिए एक लेटर भिजवाना चाहती है। वो लिखती है, उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अब इस बात को और नज़रअंदाज नहीं करूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो। एम्परर के ऑफिस में जूयल एम्परर को बता रहा है कि एक अफवाह चल रही है कि बायर ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर एम्परर को सेड्यूस करा है। ऐसा लगता है एग्जाम्स अनाउंस होने की वजह से नोबल्स अपने चाल चल रहे हैं। एम्परर कहते हैं वो लोग काफ़ी तेज़ है। जूयल कहता है सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम्स के लिए, उनके पास समय नहीं है। एम्परर कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लोगों के सामने खुद खड़ा होऊंगा एग्जामिनेशन सेरेमनी के चीफ ऑफिशिएंट के रूप में। एंशियंट टाइम से ही वातम एम्पायर में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को एक बड़े सेरेमनी में सम्मानित किया जाता था। पहले सिर्फ एम्परर को ही चीफ ऑफिशिएंट का रोल दिया जाता था, लेकिन पिछले एम्परर ने इस पद का गलत इस्तेमाल किया और हर बार दूसरों को अपनी जगह भेजने लगे। अब अगर खुद एम्परर सेरेमनी को लीड करे तो वो लोगों में डिसिप्लिन वापस लाएंगे और सबको दिखाएंगे कौन है असली एम्परर। जूयल कहता है कि एम्परर का ये फैसला बहुत ही अच्छा है और वो इसके लिए तैयारी करवाएगा। एम्परर पूछते हैं, और मास्क? जूयल बताता है कोर्ट के टेलर्स को कह दिया गया है और वो लोग बड़ी अमाउंट्स में मास्क बना लेंगे। जूयल थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में औरतों को एग्जाम्स में शामिल होने देंगे? एम्परर कहते हैं, क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है?
जूयूल थोड़ा घबरा कर कहता है, एप्लीकेंट्स बढ़ाने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन औरतों को ऑफिस संभालने देना थोड़ा। एम्परर उसकी बात काट कर कहते हैं, वो भी तो मेरे ही लोग हैं, इसमें गलत क्या है? उनका इवैल्यूएशन उनके स्किल्स के बेसिस में करा जाएगा, उनके जेंडर के बेसिस में नहीं। अगर वो ऑफिस में अच्छा काम नहीं कर पाए तो उन्हें मैं खुद हटा दूंगा, लेकिन सिर्फ उनकी जेंडर की वजह से किसी से मौका छीन लेना वैसा ही है जैसे किसी को उनकी उम्र के लिए ऐसा करना। उम्र बढ़ जाने में क्या किसी का अपना फैसला होता है? वैसे ही क्या कोई चुनता है कि वो किस जेंडर में पैदा होगा? लोगों को रोकना किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो खुद उनके कंट्रोल में नहीं है, वैसा करना बस ऑपोजिशन के लिए फ़ायदा करेगा। एम्परर की ये बात सुन जूल बिल्कुल चुप हो जाता है। एम्परर फिर से पूछते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ है ह्यूल तो अभी कह दो। जूल कहता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं, यू आर डिसमिस्ड। लेकिन जूल वहाँ से नहीं हिलता। ये देख एम्परर पूछते हैं कि क्या उससे कुछ कहना है। जूयल झिझक कर कहता है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट योर मैजेस्टी, ब्लैक रेट्स को पैलेस से बाहर क्यों भेजा गया? एम्परर की आंखें लाल पड़ जाती है। वो कहते हैं, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। ह्यूल तुरंत झुककर माफ़ी मांगता है। एम्परर फिर कहते हैं, ह्यूल, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने गुप्त संबंध खत्म कर दो। उन लोगों के साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन जूयल काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। वो बस इतना कहता है कि एम्परर की बात को वो याद रखेगा। यहाँ साफ है कि कुछ तो है जो जूयल छुपा रहा था, लेकिन एम्परर को उसका राज पता है। उधर बायन के महल में हम देखते हैं कि अब बायन को ब्लैक रेट्स नहीं बल्कि ग्यूमी गार्ड्स गार्ड कर रहे हैं। वो गार्ड्स ना मुस्कुराते हैं और ना ही बोलते हैं, ब्लैक रेट्स के ठीक उल्टा। बायान सुयन की तरफ मुड़कर पूछती है, ब्लैक रेस कहाँ है? सुयन कहती है, मैं पूरी तरह से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन सुना है योर मैजेस्टी ने उन्हें एक खास काम पर भेजा है। 2 या 3 दिन लग सकते हैं। बायन पूछती है, कौन सा काम? तो सुयन जवाब देती है, मैं डिटेल नहीं जानती, चाहे तो मैं पता लगाऊँ योर हाइनेस। बायन कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। फिर वो ग्यूमी गार्ड की तरफ देखकर पूछती है, तुमने ग्यूमी गार्ड्स को करण को आने देने की इजाज़त दे दी है ना? सुयन बताती है कि हाँ। तभी एक गार्ड उनकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही बायन उसकी ओर देखती है वो तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाता है। बायन सोचती है, ये लोग हिलते भी हैं, मुझे तो लगा था जैसे ये पत्थर के बने हुए हो। तभी बायन का हाथ ज़मीन पर किसी चीज़ से टकराता है। वो नीचे देखती है और कहती है, ये क्या है? सुयन भी झुककर देखती है। एक छोटी सी चमकती सुई ज़मीन में लगी होती है। सुयन उसे उठाकर देखती है। बायन पूछती है कि एक सिलाई की सुई वहाँ क्या कर रही है? सुयन उसे देखती है और बताती है कि वो सिलाई की सुई नहीं लग रही है, वो बहुत छोटी है और उसमें आई भी नहीं है। बायन देखती है कि सुयन सही कह रही है। सुयन तुरंत कहती है, मैं इसे हटा देती हूँ, कहीं योर हाइनेस को चोट ना लग जाए। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर बायन को चोट पहुँचाने को वो वहाँ रखा था। तभी मोगवा भी वहाँ बायन के लिए शेव्ड आइस लेकर आती है। मोगवा कहती है, योर हाइनेस, क्या आपको नहीं लगता कि ग्यूमी गार्ड्स ब्लैक रेस से ज़्यादा बेटर है? बायन उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है, ग्यूमी गार्ड्स तुम्हारे टाइप है क्या? मोगवा के गाल तुरंत लाल पड़ जाते हैं। वो घबराहट में कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मैनली है। बायन कहती है, मुझे तो ब्लैक रेस ही पसंद है, वो मज़ेदार है और उनके साथ रहना कंफर्टेबल लगता है। ग्यूमी गार्ड्स थोड़े ज़्यादा सीरियस है, उनसे तो बात करना भी मुश्किल लगता है। वो लोग बात कर ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ कोई आता है। जब वो देखते हैं तो वहाँ कॉन्कुबाइन करण मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। बायन भी उसे देख मुस्कुराती है। बायन और करण अंदर जाकर चाय पीते हुए बात करते हैं। करण बायन से पूछती है कि क्या अब उसकी तबीयत बेहतर है। बायन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। उसने सुना था कि जब वो बीमार थी तब करण उसके क्वार्टर्स के आसपास कई बार इंतज़ार कर रही थी। करण कहती है, इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू। बायन उसको देखती है और सोचती है, पहले उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन आज वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। बायन कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे उन चीज़ों के बारे में जानना है जो मैं नहीं जानती। मैंने तय किया है कि अब मैं उन अनजान चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकती। करण बायन से पूछती है कि वो उन अननोन चीज़ों से दूर क्यों रहती थी। ये बात बायन को खुद नहीं पता। क्या वो उसके अंदर का एक इनेट डर था, या फिर वो उसका डर था कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए करण से कहती है, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो शायद ये मेरे अंदर रहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरे बाल सिल्वर कलर के नहीं हैं। इसी वजह से कई लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे अनफेयरली ट्रीट करा और यही वजह से मुझे कॉन्कुबाइन चुना गया। मैं सिर्फ एक बलि का बकरा थी।
हाँ, बाद में मुझे पता चला कि मेरे खून से दूसरों को हील किया जा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर मुझे ये पहले पता भी होता तो भी कुछ नहीं बदलता। पायन कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक सीईओ हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं सीईओ लोगों से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन लगता है मेरे अंदर धीरे धीरे खुद के लिए डाउट पैदा हो चुका था। कभी कभी मैं खुद से पूछती रहती हूँ, क्या मैं वाकई एक सीईओ हूँ? क्या मैं वाकई वो हूँ जो एम्परर के पास रहने के लिए डेस्टिन्ड है? फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, शायद मैं इन सारे सवालों के जवाब पाने से डर गई थी। करण अपने ब्रश को उठाती है। वो लिखती है, सबसे पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। बैन पूछती है, कौन सी गलतफहमी? तो करण लिखती है, सीओ लोगों के पास सेल्फ हीलिंग की शक्ति होती है। ये उनका असली हुनर है। उनका खून ही दूसरों को हील करता है, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को चोट पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए ये पावर उनके जीवन, उनके एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। करण फिर लिखती है, योर हाइनेस, आप एक सीईओ है। करण की बात सुन बायन काफ़ी शॉक्ड है। बायन करण से पूछती है कि इन सब का मतलब क्या है। करण कहती है, अपने अंदर की आत्माओं को शांत करने के लिए सीईओ ने अपना खून तेमीरांग को दिया, अपनी आंखें गायू को और अपने हाथ न्योंगवा मेल को। ये प्रोसेस इतनी दर्दनाक थी कि सीईओ के काले बाल पूरे सफ़ेद हो गए। ये द लेजेंड ऑफ सीईओ ग्रंथ का हिस्सा है, एक पुरानी बुक जो भूले जा चुके राज को रखती है। खून से दूसरों को हील करने की शक्ति और गहरे काले बाल? बायन पूछती है, तो तुम कह रही हो? लेकिन शायद ये बात वो ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है। करण कहती है, सीओ लोग पहले अपने मांस और खून से दूसरों को हील करते थे। ये प्रकृति के नियम को रिजेंबल करता है कि जैसे किसी का दुख दूर करने के लिए किसी और को दुख सहना पड़ता था। प्रकृति के नियम असल में भगवान की इच्छा है। अगर कोई दुख से बचने की कोशिश करे तो उसका दुख किसी और पर आ जाता है। बायान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। अगर भगवान का बनाया गया सीईओ, जो कि पहला सीईओ था, उसके बाल असल में काले थे, बिल्कुल बायान के बाल जैसे, तो इसका मतलब ये है कि म्यूटेंट बायान नहीं थी, बल्कि म्यूटेंट तो वो सब थे। सिर्फ बायान ही अकेली ऐसी सीईओ थी जो कि भगवान का बनाया सीईओ जैसी थी। बायान करण से पूछती है, आज के सीईओ लोगों का क्या वो म्यूटेंट्स हैं? करण कहती है, क्या आप उन चांदी बालों वाले लोगों की बात कर रही है जो दूसरों को हील करते हैं? बायन कहती है, हाँ, मैं और किसकी बात कर सकती हूँ? करण कहती है, योर हाइनेस, वो सब सीईओ नहीं है। वो ना सीईओ है ना म्यूटेंट्स। करण की ये बात से बायन काफ़ी चौंक जाती है। उसके लिए ये माई होल लाइफ वॉज अ लाइव मोमेंट है। करण कहती है, वो सब सिर्फ इंसान है, ना कम ना ज़्यादा। अगर मुझे फ़र्क बताना हो तो मैं ये कहूँगी कि वो बेवकूफ़ इंसान है जो आग से खेलते रहे और सीईओ लोगों का फ़ायदा उठाते रहे। उन्हें सीईओ मत कहिए, ऐसा कहना असली सीईओ के लिए अपमान होगा। बायन पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है आग से खेलने का? कॉन्कुबाइन करण कहती है, जब ये सच सामने आया कि सीईओ का मांस और खून सब कुछ ठीक कर सकता है, तब इंसानों ने उनका शिकार अंधाधुंध शुरू कर दिया। आज जिन्हें सीईओ समझा जाता है, उन्होंने ना सिर्फ ईश्वर के वरदान का दुरुपयोग किया, बल्कि उनकी पहचान भी छीन ली और खुद को ही सीईओ बताने लगे। इंसान जो ग्रीड से भर कर उन सीईओ का आहार कर रहे थे जिसे भगवान ने अपने बेटों के लिए बनाया, डिवाइन पनिशमेंट का मिलना तो तय है। बायन कहती है, लेकिन उन्हें तो चमकदार चांदी जैसे बाल और हीलिंग पावर्स मिली और सभी उन्हें ही सीईओ मानते हैं, तो ये पनिशमेंट कैसे हुआ? कॉन्कुबाइन करण कहती है, बात बाहर की रूप की नहीं है। सोचिए योर हाइनेस, उनकी हीलिंग शक्ति का असली सोर्स क्या है? बायन कहती है, क्या उनको वो पावर्स असली सीईओ के खून पीने के बाद नहीं मिला था? करण कहती है, असल में ये शक्ति नई नहीं है, बस उनका स्वभाव बदल गया है। हर इंसान के अंदर खुद को हील करने की क्षमता होती है। जैसे अगर छोटी चोट लग जाए तो खून रुक जाता है और नई त्वचा बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली सीईओ के खून में ये क्षमता इस तरह थी कि वो इन हीलिंग पावर्स को शारीरिक रूप से बाहर ला सकते थे। बायान चिल्लाकर कहती है, बस। एक ही बार में अपनी पूरी जिंदगी का झूठ से पर्दा उठते जाना बायन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कॉन्कुबाइन करण कहती है, इसलिए आज जो हीलिंग पावर सीईओ लोगों में देखी जाती है, असल में स्वयं के लिए होती है। उन शक्तियों का दूसरों पर ओवर यूज़ करना अच्छा परिणाम नहीं लाता। हर इंसान के पास हीलिंग पावर्स की एक सीमा होती है। अगर उन्हें सावधानी के बिना इस्तेमाल किया जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जितने ज़्यादा सीईओ उन्होंने निगल लिए, उनकी शक्ति उतनी ही बढ़ गई। आखिर में उन्होंने अपनी हद पार कर दी और उसका नतीजा उनके लिए श्राप बन गया।
पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और उनका अंजाम दुख भरी मौत थी। ये था उनका डिवाइन पनिशमेंट। बायन को याद आता है कि कैसे उसकी माँ कहा करती थी कि मैं सिर्फ अपने वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या तुम नहीं जानती लालच हमेशा डिज़ास्टर लाता है। बायन को समझ आता है कि उसकी माँ ने उन लोगों के अंतिम दिन देख लिए थे जो बायन के खून से जीते थे। बायन सोचती है, मेरे खून ने उन्हें शक्तिशाली हीलर्स बनाया और उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने तो रियोना बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया। अगर कॉन्कुबाइन करण की बातें सच है तो गानक गांव के लोगों का अंजाम सबसे भयानक होगा। बायन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसका खून उन लोगों के लिए जहर बन गया है। बायन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जब करण बायन को देखती है तो बायन रो रही होती है। बायन कहती है, अब मुझे समझ आया कि मैं सच से क्यों भाग रही थी। चाहे मैं ना भी होती तो भी उनकी ज़िंदगी का बुरे अंजाम तक पहुंचना लिखा ही था। यही सच था जिसे मैं खुद को बचाती रही। करण धीरे से अपने हाथों को बायन की ओर ले जाती है। वो उसके आंसू पोंछती है। उसके आंसू वार्म है, उसकी त्वचा भीगी हुई है। ये पहली बारी है जब करण ने आंसू देखे हैं। बायन अपने आंसू पूछते हुए कहती है, मेरी माँ काफ़ी कमाल की थी। ऐसा लगता है कि वो चाहती थी कि मेरे हाथों पर खून का एक भी कतरा न लगे। करण पूछती है कि उसकी बातों का मतलब क्या है, लेकिन बायन दूसरी तरफ मुड़ती है और वो रोते हुए कहती है, माँ अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ मुझे रास्ता दिखाओ माँ। शाम ढल जाती है और करण वापस अपने महल में लौटती है। दरवाज़ा खुलता है और विशी कहती है, स्वागत है योर हाइनेस। करण कहती है, क्या कुछ जवाब आया। विशी घबराकर कहती है, मैंने अभी तक दरवाज़ा बंद नहीं किया, अगर किसी ने आपको बात करते सुन लिया तो। करण बस अपने बाल खोलते हुए कहती है, तो बताओ आया या नहीं। विशी कहती है, अभी अभी ये आया है। नेगोशिएटर्स वाकई जाल में फंस गए। ये सब टैक्स के बारे में नहीं था बल्कि हर हाइनेस से जुड़े मामले पर था। करण कहती है, मुझे पता था, बोलो बात क्या निकली। विशी कहती है, वो कहता है वो सर्टेन तो नहीं है लेकिन लगता है कि हर हाइनेस गांव वालों के नीचे बहुत पीड़ा सह चुकी है, इतना कि वो नींद में चलने की बीमारी से भी सफ़र करती थी, तो शायद बात बहुत गंभीर थी। करण हैरान होती है, नींद में चलना, उसके अंदर तो ऐसी कोई लक्षण नज़र नहीं आए। हो सकता है वो अपनी हालत से अनजान हो। विशी कहती है, ये भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। करण पूछती है कि विशी कहना क्या चाहती है। विशी एक लेटर को निकालते हुए कहती है, वो शक कर रहा है कि हर हाइनेस ने अपनी नींद में चलने की बीमारी का इस्तेमाल एम्परर की हमदर्दी जीतने के लिए कर रही हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना एम्परर इतनी जल्दी उन पर कैसे लुट जाते। करण कहती है, भगवान के बेटे हमेशा सीओ की तरफ आकर्षित होते हैं। ये उनके खून में लिखा हुआ एक इंस्टिंक्ट है। नींद में चलने की वजह के बिना भी एम्परर उसकी ओर खींचे जाते, एम्परर उसके ही होते। विशी कहती है, लेकिन वो इस सच से अनजान है और मुझे लगता है उसने इस बात का फ़ायदा उठाया है। करण उस चिट्ठी को पढ़ती है और कहती है, नहीं, हर हाइनेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो हमेशा हर बात का सामना सीधे करती है, किसी शेडी स्कीम से नहीं। वो पवित्र है, निर्दोष है और सदा न्याय के दायरे में रहती है। वो ऐसी नहीं है कि किसी बीमार का सहारा लेकर एम्परर का विश्वास जीत ले। लगता है अपनी इंटेलिजेंस के बावजूद वो इंसान लोगों को समझने में उतना अच्छा नहीं है। करण का रिएक्शन देख विशी कहती है, योर हाइनेस, इस बात से आप क्यों इतना अपसेट हो रही हैं। उसका ये सवाल करण को चौंका देता है और हम एज एन ऑडियंस भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करण बायन से प्यार करने लगी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।